let's start. Some basic concept of chemistry. Before starting of this topic, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री टर्म का मतलब क्या होता है. व्हाट केमिस्ट्री रिप्रेजेंट. केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ composition, structure and properties of matter. Composition, structure and properties of matter. मैटर की कॉम्पोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो केमिस्ट्री डील करती है. अब व्हाट इज मैटर. अब मैटर क्या होता है. मैटर बेसिकली किससे बना होता है. एटम से बना होता है एंड मॉलिक्यूल्स से बना होता है. इट इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इसीलिए मैटर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इनडायरेक्ट वे में केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब ये जो मैटर होता है, मैटर कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हो, जिसकी आपकी 5 सेंसेस परसीव कर सकती हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, वो मैटर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड इज अ मैटर, दिस मार्कर इज अ मैटर. या कोई भी चीज जो आप देख सकते हो, आपकी 5 सेंसेस जिसे परसीव कर सकती है, वो सब क्या है, मैटर होता है. अब मैटर की जो होती है, 2 क्लासिफिकेशन हम स्टडी करते हैं. सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन. जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है केमिकल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन, द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है. सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड एज वी ऑल नो, ये क्या है, ये बोर्ड एक सॉलिड है क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है. इसकी शेप क्या है, इट इज रेक्टेंगुलर शेप और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है. तो सॉलिड जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है. इसलिए लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. पर उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज हम मिल्क लेते हैं या वाटर लेते हैं, उसकी 5 मिलीलीटर मिल्क है या फिर 5 लीटर मिल्क है या फिर 5 लीटर वाटर है. ये सारी क्या है, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है क्योंकि लिक्विड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. उसके बाद गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. ना ही गैसेस की डेफिनेट शेप होती है, ना ही गैसेस की डेफिनेट वॉल्यूम होती है. क्यों, क्योंकि गैसेस को भी, अब गैसेस है, वी कांट सी गैस बिकॉज ये पूरे कंटेनर, जैसे सपोज ये रूम है, इस रूम में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, तो इसकी ना ही कोई वॉल्यूम है और ना ही कोई शेप है. ये भी आप जिसके अंदर जैसे डालोगे वो वैसे ही कंटेनर के उसमें शेप ले लेगी. अब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज द मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो कि एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ होता है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. और जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज द 2 या फिर 2 से ज्यादा जो कंपाउंड से बना होता है उसे मिक्सचर कहते हैं. ठीक है. मिक्सचर की 2 क्लासिफिकेशन होती है. एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है. कॉम्पोजिशन इज सेम. एंड इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिफर करती है. हेट्रोजेनस मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है इस डिफरेंट होती है. अब हम इसे थोड़े एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. हर एक उसका एग्जांपल देखते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस का तो हमें पता ही है. ऑल्दो मैं बता देती हूँ एग्जांपल. जैसे कि लिक्विड के अंदर अगर हम केमिस्ट्री से एग्जांपल लेंगे तो जैसे मरकरी है. मरकरी आपका जो होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या अल्कोहल होगी आपकी
ठीक है, वो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होती है। सॉलिड का कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल मार्कर है या एनीथिंग विच हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम इज सॉलिड। ठीक है, गैस का कोई भी एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर एक्चुअली प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, one is element and other one is compound. एलिमेंट जो कि एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। और जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के वन और मोर एटम से मिलकर बना होता है, मेड ऑफ two or more atoms of different elements। अब हम इसके एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। आई थिंक ये हमारा हो गया है, तो वी कैन रब दिस। अब एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एलिमेंट का एग्जाम्पल होता है जैसे कि Zn हो गया, Cu हो गया। Zn का मतलब जिंक, कॉपर या फिर Fe हो गया एक्सेट्रा। ये सारे क्या है आपके एलिमेंट्स है, क्योंकि इसके अंदर सपोज हम कॉपर की वायर लेते हैं तो कॉपर की पूरी वायर के अंदर आपके पास कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। थ्रू आउट द वायर सिर्फ कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसलिए एक टाइप ऑफ एटम का ही मिलकर बना है, तो डेट इज एलिमेंट। और ये क्या, इसका मतलब कॉपर एक एलिमेंट है। सिमिलरली ऐसे ही जितने भी ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट भी जो होता है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, एग्जांपल ये Zn, कॉपर या फिर आपका Na हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिंक, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या आपके मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एग्जांपल हेलोजेंस। हेलोजेंस, व्हाट आर हेलोजेंस, जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आपके हेलोजेंस होते हैं। एग्जांपल इसके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सारे क्या आपके हेलोजेंस के एग्जांपल्स हैं। और नॉन मेटल्स के और एग्जांपल अगर आप लोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे N2 हो गया या फिर O2 हो गया एक्सेट्रा, ये भी क्या आपके नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, इसलिए मेटलॉइड्स उन्हें कहते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, मेटलॉइड्स होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हम देख चुके हैं। एलिमेंट का हो गया, मेटल के एग्जांपल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स मेड ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पर इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल HNO3 हो गया आपका एसिड, नाइट्रिक एसिड जो होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, कंपाउंड्स है। अब ये कैसे पता चला ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स बिकॉज एलिमेंट्स है HNO, ये सारे क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है। इनके एटम्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, ये सारे कंपाउंड्स बने। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन एंड कुछ एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल। होमोजीनियस की एग्जांपल होता है जैसे कि आपने क्या किया, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया या फिर आपने वाटर के अंदर शुगर ऐड किया, वो क्या है आपका एक होमोजीनियस का एग्जांपल है। होमोजीनियस का एग्जांपल कैसे हुआ वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करने से, क्योंकि अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करते हो तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर आप लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स
cannot be separated by chemical methods. केमिकल मेथड से हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. दैट इज फॉर्म योर होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. और अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं. और एक और बात, जो आपके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. होमोजेनियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. ये आपके नीट में आया था. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये एज अ मतलब सॉल्यूशन लिख देंगे और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो फिर होमोजेनियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. दिस इज वेरी सिंपल और ये हमें लर्न रखना है कि होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है. ठीक है. हेट्रोजेनियस मिक्सचर के जो एग्जांपल हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो होता है, सपोज आपने सॉइल प्लस वाटर लिया या फिर आपने ऑयल प्लस वाटर लिया. बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं. अगर आप वाटर के अंदर मिट्टी ऐड कर दोगे, सॉइल ऐड कर दोगे, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी. इसलिए क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है ना. कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स. आप ऐसे भी कह सकते हो, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स. ठीक है. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स. ठीक है. तो इस ये होता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर. जैसे वाटर के अंदर आप ऑयल ऐड करोगे तो वो ऑयल जो है आपकी ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. जैसे कि सपोज आपने ये बीकर है, इसके अंदर आपने वाटर ऐड करके, तो ऑयल जो होगा वो आपका इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ऊपर सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देगा. तो दैट इज व्हाट योर हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट. उसके बाद ये हो गया आपका होमोजेनियस और ये हो गया आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल. हम कंपाउंड पढ़ चुके हैं. तो आपकी ऑलमोस्ट केमिकल क्लासिफिकेशन डन है. इसके अलावा आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर लर्न करने का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल थिंग हैज बीन डन इन केमिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. सबसे पहला इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी सारे तो हम कर लेंगे बाद में. फर्स्ट जो क्वेश्चन था, हमें ये बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर. इसमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है. फर्स्ट आपको दिया हुआ था टैप वाटर, बी आपका था डिस्टिल्ड वाटर, सी था आपका वाटर प्लस ऑयल, एंड डी था आपका वाटर प्लस अल्कोहल. अब इसके अंदर से कौन सा मिक्सचर नहीं है. ये सब के सब मिक्सचर है. क्यों मिक्सचर है? टैप वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं. टैप वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होने की वजह से वाटर प्लस इंप्योरिटीज, तो ये मिक्सचर फॉर्म करता है. डिस्टिल्ड वाटर है. डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बिल्कुल, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब प्योर वाटर जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है उसके अंदर, तो सिर्फ आपका वाटर चलेगा. तो दैट इज वाई डिस्टिल्ड वाटर. वाटर प्लस ऑयल, जैसे कि हमने अभी बात की, मिक्सचर है, इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सिमिलरली वाटर प्लस अल्कोहल का भी एक मिक्सचर होता है, तो विच इज नॉट अ मिक्सचर. तो आपको डिस्टिल्ड वाटर एक मिक्सचर नहीं होता. ठीक है. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जिसका नाम है यूनिट्स. एंशिएंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स के मेथड्स दिए गए थे जिसके बेसिस पर हम यूनिट्स को क्लासिफाई करेंगे. देयर वर मैनी मेथड्स. ठीक है. जिसके सबसे पहला जो मेथड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा मेथड है, वो मेथड है सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम में आपका क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी आपका जो लेंथ है, मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये सब हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती है. फॉर एग्जांपल आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होना इंपॉर्टेंट है इसके लिए. फिजिकल क्वांटिटी आपकी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है. आप लेंथ मेजर करते हो, जैसे लेंथ हो गया, या वॉल्यूम हो गया, या फिर आपका एरिया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, करंट है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा, टाइम है, जो भी है,
ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और इनकी यूनिट्स होती हैं। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी अलग एक टर्म है और यूनिट एक अलग टर्म है, इसलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम की। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी का आपको पता लग गया है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब मैट्रिक सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को 10 की मल्टीपल की कुछ पावर लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10 to some power। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि 1 सेंटीमीटर में आपकी 10⁻⁻² मीटर होते हैं। 10 की पावर लगी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मीटर। व्हाट इज मीटर? मीटर मींस लेंथ। किलोमीटर भी क्या है, डिस्टेंस बताती है, एक लेंथ है। सिमिलरली सेंटीमीटर, मीटर भी एक क्या कहते हैं, लेंथ होती है, एक डिस्टेंस बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 10 की पावर चल रही है, 10⁻³ 10 एक मल्टीपल। फिजिकल क्वांटिटीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 10 to some power। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैट्रिक सिस्टम। दिस वाज द सिंपलेस्ट सिस्टम। सेकंड जो आपका मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है वो होता है 7 बेसिक यूनिट सिस्टम। 7 बेसिक यूनिट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम, बिकॉज इसके अंदर हम 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे जिससे हम दूसरे क्वांटिटीज को, बाकी जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, करंट, mass and amount of the substance। ये सारी की सारी क्या आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, 7 बेसिक यूनिट सिस्टम्स है। ठीक है, इसके बेसिस पे ही आपकी जितनी भी और है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फोर्स है, एक्सेट्रा जितनी भी है, ये सब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव हुई है। ठीक है, अब इनका सिंबल देखते हैं। सबसे पहले जनरली हमें पता नहीं होता है कि लेंथ जो होता है वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होती है, ना कि स्मॉल एल से। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होती है लेंथ, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट नहीं होती है। कैपिटल एल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लेंथ। तो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये अब से प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जो स्मॉल एल होता है वो आपका लेंथ होता है। ठीक है, स्मॉल एल जो होता है वो आपका लेंथ होता है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, आई यू से हम लुमिनस इंटेंसिटी को बताते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, अब एक टेम्परेचर कैपिटल टी होता है और टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर नॉट बी कंफ्यूजन कि टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर होती है ना करंट की यूनिट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को स्मॉल एम से, कैपिटल एम से मास को डिनोट नहीं करते हम। ठीक है, ये हम गलत रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, पर अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मास को, हम स्मॉल एम से ही मास को रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इट इज स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हो गए। अब इनकी यूनिट्स की बात करेंगे हम। यूनिट्स, लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। आप उसको पूरा भी लिख सकते हैं, मीटर कैंडेला। ठीक है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसको जो आई की यूनिट होती है आपकी वो क्या होती है, एम्पियर। इसको आप ऐसे भी 7 बेसिक यूनिट सिस्टम को हम आप एसआई यूनिट सिस्टम भी लिख सकते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम।
इसका सेकंड नेम यू कैन राइट एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम का। और आई की यूनिट एम्पियर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम्स होती है, किलोग्राम्स। और जो आपकी एन होती है वो तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आपकी स्मॉल एन, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे कह सकते हो, वो हम मोल कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिट्स होती है उनकी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम इस तरीके से मोल, ठीक है। यूनिट्स जो होती हैं वो MOLE। अब इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मोल कंसेप्ट पे आएगी। तो मोल कंसेप्ट के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि मोल एक आपका सिंबल है, किसका? यूनिट का सिंबल है। मोल MOLE इज डिफरेंट एंड MOL इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ है आपका अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये आपका 7 बेसिक यूनिट सिस्टम है, जिसको इम्पोर्टेंट है एट द टाइम, और क्या कहते हैं, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करते टाइम। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डिराइव्ड यूनिट्स। तो आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज इसमें से आपका सारा हो गया है। और आपको यूनिट सिस्टम के अंदर मैट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम में इसके अलावा कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया। अब हम डिराइव्ड सिस्टम करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड जो आपका सिस्टम है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो एसआई यूनिट सिस्टम था, एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर हमने 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी, उनसे ही हम डिराइव्ड यूनिट्स को डिराइव करेंगे, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम है, आपकी डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर, वर्क, या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी, बिकॉज इनकी यूनिट सेम होती है। ये सारी क्या, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हमने पहले ऐसा यूनिट किया, उन सब से ये डिराइव हुई हैं। और इसकी मीटर स्क्वायर होती हैं, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती हैं, इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, और वर्क एनर्जी की यूनिट जूल होती है। बाकी हम कन्वर्जन बाद में देख लेंगे, पर ये थोड़ी बहुत मेन बेसिक यूनिट्स हैं जिसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थोड़ी कॉमन होती हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आपको हेल्प करेंगी। तो ये है सारी डिराइव्ड यूनिट जो कि हमने एसआई सिस्टम से डिराइव की है। उसके बाद जो फोर्थ सिस्टम आता है वो आता है प्रीफिक्स यूनिट का। प्रीफिक्स यूनिट, प्रीफिक्स यूनिट का सिस्टम बहुत ही सिंपल है, और बहुत एक्चुअली बुक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, जिसकी वजह से हम जो मेन हमें जरूरत होती है जिन यूनिट्स की, वही हम लर्न करेंगे। बाकी का मटेरियल हम लर्न नहीं करेंगे जो कि हमें बहुत यूज नहीं आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स यूनिट के अंदर आपको सिर्फ इतनी सी चीजें लर्न रखनी है। आपको ऐसे लर्न रखना है, पीको, नैनो, ये सारा होता है। आपको ये वर्ड्स लर्न रखने हैं, और एक किलो, मेगा और गीगा, बस आपका सिर्फ यही लर्न रखना है प्रीफिक्स यूनिट सिस्टम के अंदर, बिकॉज इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। सिर्फ यही वाली यूनिट्स हैं जो कि जनरली यूज की जाती हैं। पीको, अब इसको लर्न कैसे रखेंगे, जैसे कि PNMMCDD, मैंने ऐसे करके लर्न रखा हुआ है, PNNMCDD। वैसे जनरली डी जो होती है ना, डेका, वो भी केमिस्ट्री में बहुत मतलब यूज ही नहीं की जाती, ओवरऑल रेयरेस्ट में यूज की जाती है, ठीक है। यही जो यूनिट्स होती हैं ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 10⁻⁻⁻1 2 3, उसके बाद 3 की टेबल, 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻6 10⁻⁻9 एंड 10⁻⁻12। ये सारी होती है। पीको मतलब 10⁻⁻12, नैनो मतलब 10⁻⁻9, माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3। और ये डेका को हम जनरली यूज नहीं करते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी। और बाकी इनके अलावा जितनी भी आपकी प्रीफिक्स यूनिट्स की जनरली बुक्स में टेबल दी होती है, इनके अलावा बहुत ही रेयरली कोई यूनिट यूज होती है। सिर्फ ये ही ऐसी यूनिट्स है जो यूज होती है। अब किलो, मेगा, गीगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किलो कैपिटल से होगा सबसे पहले, तो किलो का मतलब होता है 10⁻³
मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹। बस ये सारे का सारा आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, किलो, मेगा, गीगा, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, प्रीफिक्स यूनिट्स हो गया है, एसआई यूनिट सिस्टम हो गया है, और आपका कौन सा फर्स्ट जो हमने किया था मैट्रिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब डेका हम जनरली यूज नहीं करते, और डेसी आई थिंक इट इज दिस। ठीक है, DECA हो गया। उसके बाद बस अब यूनिट सिस्टम आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा यूनिट सिस्टम में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूनिट कन्वर्जन हम सीख लेंगे बाद में, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम अपकमिंग वीडियो में सीख लेंगे। अच्छा, अब ये यूनिट ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस यूनिट की कन्वर्जन आनी चाहिए। सपोज यूनिट कन्वर्जन इन द सेंस कि अगर मैं कहूँगी आपको 1 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर 1 लीटर को आपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करना है, या इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये सारी आती हैं, तो हम वो उस वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। यूनिट्स का ओवरऑल आपका डन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास हमारे सिलेबस में 5 लॉज हैं जो कि हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. Can be transformed from one form to another. बस ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और सिर्फ हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। अब इसके हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हेल्प से समझते हैं। देखो, सबसे पहले अब हम बात करेंगे एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2HCl। ठीक है, रिएक्शन, हाँ जी। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2HCl। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखो हमें ना मास को कंसीडर करेंगे। टोटल जो मास होना चाहिए ना, जो रिएक्टेड का आपका रिएक्टेड जो मास है वो आपका मास है वो प्रोड्यूस्ड मास के इक्वल आना चाहिए। ये आपका वो होता है। ठीक है, जैसे इसका अगर आप देखोगे, इसका क्या होता है 2 × 1 डेट इज 2। क्लोरीन का हमें पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसका मास 35.5, तो 2 × 35.5 है ना। इसको आप करोगे तो क्या आएगा आपका 71। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे 2 × 1 प्लस में 35.5 यू विल गेट 73 ग्राम। इनको ऐड करोगे तो इसके इक्वल आ रहा है, ऑफ कोर्स 73 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 73 ग्राम्स। आ गया रिएक्टेड मास इज इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड मास। तो दिस इज आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास चेंज हुआ ही नहीं। हमने ये देखा ओवरऑल कि जितना मास यहाँ पे रिएक्ट हुआ था, जितने रिएक्टेंट ने यहाँ पे रिएक्ट करके मास दिया था 73 ग्राम, उतना ही प्रोड्यूस हुआ है। अब बीच में कहीं अगर सपोज यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि कुछ ना कुछ मास कहीं पे ना इन द फॉर्म ऑफ हीट चला गया है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी चला गया। पर ये तो मास बिल्कुल ही इक्वल है, इसका मतलब जितना रिएक्ट किया था उतना ही प्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया कि जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स थे, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस थी, और यहाँ पे जो आपका बन रहा है वो एक कंपाउंड है जो कि एक अलग है। ठीक है, तो इसलिए मास रिमेन सेम और बस ट्रांसफॉर्म किया हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं। पर ये जो रिएक्टेड मास प्रोड्यूस्ड मास वाला कंसेप्ट था, ये हमने नया सीखा है, तो इट इज फाइन। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड करते हैं। सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि हम किसी भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लें, जो उसकी रेशियो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, दैट विल रिमेन
सेम, मतलब कि रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिस चीज का वो कंपाउंड बना हुआ है, या फिर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं हम, कंपोनेंट्स बाय वेट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेगी। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने वाटर ले लिया, वाटर चाहे मैं गंगा जल ले लूं, चाहे मैं टैप वाटर ले लूं, या फिर सी वाटर ले लूं, या फिर डिस्टिल्ड वाटर ले लूं, वाटर हमने किसी भी सोर्स से, आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले लो, लेकिन वाटर की जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी दैट विल बी 1:8 ही रहेगी वो, ठीक है। 2:16 ऐसे कहते हैं ना हम, तो 2:8 आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की रेशियो रहेगी वो 1:8 की फॉर्म में ही रहेगी। चाहे आप इस पूरे क्या कहते हैं, कहीं से भी कोई सा भी आप सोर्स ले लो, पूरी उसमें से कोई सा भी आप वाटर का सोर्स ले लो, इसकी कॉम्पोजिशन यही रहेगी, ठीक है। तो दैट इज योर, मतलब कि रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रेशियो जो कि कंपोनेंट्स, वाटर किससे बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाय वेट विल रिमेन सेम नो मैटर what is the source, what the source is, what the source is, चाहे वो सोर्स कोई सा भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कॉम्पोजिशन सेम थी, मतलब कि रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेट विल रिमेन सेम, तो इनकी रेशियो बिल्कुल सेम आई है। इसका मतलब क्या है कि हमने सोर्स तो चेंज किया, हमने बहुत सारे सोर्स से अलग अलग वाटर लिए और उसकी रेशियो जो थी वो सेम थी, ठीक है। अब ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अलावा आपको इस लॉ में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थर्ड जो है आपका, इट वाज वेरी सिंपल एक्चुअली, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये लो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में ना कंफ्यूजन हो जाती है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला है या फिर आपका ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसको अच्छे से डिफरेंशिएट करके रखना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सोर्स चाहे कोई भी हो पर उसकी जो रेशियो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट की वो सेम रहेगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम 5th-6th क्लास से ही पढ़ते हैं, तो वो तो एक बहुत ही कॉमन लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम बहुत अच्छे से समझे, इसको एग्जांपल से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, एग्जांपल से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि सपोज हम इसमें क्या होता है, हमने कोई भी दो ऐसे एलिमेंट लिए, सपोज मैंने सल्फर प्लस में ऑक्सीजन लिया, हमने कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए। अब इन दो डिफरेंट एलिमेंट से SO2 भी बन सकती है, और अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन को चेंज कर दूं तो SO3 भी बन सकता है, ठीक है। तो ये लो ऐसे कहता है कि अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं फ्रॉम 2 एलिमेंट्स, उसी सेम एलिमेंट से हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे थे, तो इनका जो सल्फर की अगर आप वो देखोगे, रेशियो देखोगे, तो दैट विल बी अ सिंपल रेशियो, वो सिंपल रेशियो होगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपकी 32:48 है, 32 SO2 के अंदर, 48 SO3 के अंदर, ठीक है। तो सल्फर की जो आपकी दोनों ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में जो आपकी सल्फर की रेशियो है बाय वेट, वो क्या है, एक सिंपल रेशियो होगी। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन one compound, if 2 elements combine to form more than one compound, तो जो different masses होंगे, different masses of element, अब यहां पे क्या है एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट जिसको हम मेजर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सल्फर, क्योंकि सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे तो आप ऑक्सीजन का भी देख सकते हो, पर हम अभी सल्फर का, तो डिफरेंट masses ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन with fixed, which combine with fixed, किसके साथ कंबाइन हुआ है सल्फर, with fixed mass of, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ना, with fixed mass of other element, with fixed mass of
अदर एलिमेंट, तो वो क्या होगा, उनकी रेशियो बिल्कुल सिंपल आएगी, बियर्स अ सिंपल रेशियो, विल बियर अ सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो आएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन जो आप लर्न कर सकते हैं, पर आई थिंक इस एग्जांपल को लर्न करने के बाद तो डेफिनेशन का कुछ लर्न करने को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज SO2 SO3 दो कंपाउंड्स बन रहे थे, एलिमेंट्स वो था, दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स थे, उनकी जब हमने इस कंपाउंड के अंदर सल्फर की चेक करी रेशियो, तो वो एक सिंपल रेशियो थी 32:42 थी, ठीक है। तो दिस वाज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? सबसे पहले तो जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन, बिकॉज ये तो फिर आप एग्जाम में देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर एग्जाम में आपके सॉलिड या लिक्विड स्टेट दी हुई है, सॉलिड या लिक्विड स्टेट अगर आपको एग्जाम में दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब तो गैसियस, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और अगर आपके 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं जिसमें चारों आपके 4 डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि गैसियस वॉल्यूम वाला तो गैसियस रिएक्शन पे लगता है, तो एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गैसियस, तो गैस अगर आपके क्वेश्चन में होगी, अगर सपोज आपके क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड स्टेट दी हुई है और ऑप्शन में यहाँ पे है कि लॉ ऑफ गैसियस रिएक्शन, तो ये तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाएगा ऑप्शन, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड तो के ऊपर तो ये वाला लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास बस 4 लॉज बचेंगे जिसके अंदर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन। और जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इट रिलेट्स, ये किसको रिलेट करता है, वॉल्यूम टू मोल्स या फिर मोलिक्यूल्स को, मोल्स या फिर मोलिक्यूल्स को रिलेट करता है, ठीक है। इसके आप मास का इसका कोई भी वो नहीं है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका वॉल्यूम ही आएगा। उसके बाद इसकी वो क्या है, डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल इसको भी हम इसी से समझते हैं एग्जांपल से। सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिविंग यू 2 HCl। तो सपोज इसका आपने 1 वॉल्यूम लिया है, इसका भी 1 वॉल्यूम है, और इसका कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। अब मुझे कैसे पता है कि 1 वॉल्यूम या इसकी 2 वॉल्यूम है, कैसे पता लगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी आपके एलिमेंट के साथ आगे जो नंबर मेंशन होता है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 1 है, तो ये क्या होता है, आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 1 मेंशन है, इसका मतलब क्या है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और आपका जो HCl है उसके आगे 2 है, इसका मतलब क्या है, ये 2। तो 1 वॉल्यूम तो इज इक्वल्स टू 2 वॉल्यूम। तो ये क्या है, मतलब कि गैस रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होंगे आपके ऑलवेज कंबाइन करेंगे सिंपल रेशियो के अंदर बाय वॉल्यूम। मींस इस लॉ की स्टेटमेंट ये कि इन गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट्स विल कंबाइन इन सिंपल ratio by volume to produce products which also have simple ratio by volume। इसकी भी क्या होगी, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगी। ये आपकी क्या है, लॉ की स्टेटमेंट है। गैसियस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हमेशा कंबाइन करेंगे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के अंदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनकी भी आपकी सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो जैसे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अब आपका जो लास्ट लॉ है वो क्या है, एक्चुअली 4th था, मैं नंबर इसको चेंज करना भूल गया, आई एम सॉरी। ये 4th लॉ था, लॉ ऑफ गैसियस रिएक्शन। अब हम लास्ट लॉ के ऊपर बात करते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। और नंबर ये 4th है, सॉरी मैं पहले ही चेंज कर देती हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जाके। तो हमने 5 लॉज करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो आगे मैं अभी समराइज कर दूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। सपोज एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने ना 3 बीकर लिए, 1
2 एंड 3। हमने ये 3 बीकर लिए, इनके अंदर हमने 3 अलग अलग गैस डाल दिया, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमने इन सब गैस की वॉल्यूम सेम रखी है, वॉल्यूम रिमेन्स इक्वल इन ऑल बीकर्स। सारे बीकर्स के अंदर मैंने वॉल्यूम क्या रखी है, सेम रखी है। ठीक है, तो अगर आपकी वॉल्यूम सेम है और आपकी गैसेस सपोज डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, तो देन एवरी बीकर या ईच बीकर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules at same temperature and same pressure। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने क्या देखा है, हमने ये कि अगर हमने 3 बीकर या 3 से ज्यादा बीकर के अंदर अगर सपोज हमने गैसेस ली हैं तो वॉल्यूम आपकी इक्वल होनी चाहिए, पर कंडीशन इस लॉ की ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जो आपका हर एक बीकर के अंदर, अब सपोज समवन विल गोना आस्क यू कि आपकी इस बीकर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि अगर आपने तीनों बीकर की वॉल्यूम सेम रखी है तो इनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उतने ही इसमें और इसमें भी होंगे। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो दिस इज योर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन लॉ भी है। तो अब हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल यही आपकी स्टेटमेंट भी है लॉ की, तो इसकी दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल लर्न करो, स्टेटमेंट अपने आप आपको रिमाइंड आ जाएगी। ठीक है, तो अब तक जो हमने जितना भी इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा है, सो लेट मी समराइज यू ऑल। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अप टू जो मैंने करवाया है लॉज तक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक आपका जो है बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमने सबसे पहले किया था, जो हम समरी देखेंगे, तो सबसे पहले हमने किया था मैटर। हमने केमिस्ट्री की टर्म की बात की थी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, और ये प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये सारा हमने मैटर में स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि डिस्टिल्ड वाटर वाला और ये ऑयल एंड वाटर कौन सा मिक्सचर नहीं है, ये वाला हमने मैटर के अंदर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, सेकंड जो हमारा था वो था यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के अंदर हमने 4 सिस्टम पढ़े थे। कौन से सिस्टम थे, सबसे पहला मैट्रिक सिस्टम था, दूसरा आपका एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम था, 7 बेसिक यूनिट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। थर्ड आपका था, वो सिस्टम नहीं कह सकते, मतलब थर्ड डिराइव्ड यूनिट्स थी, और आपका फोर्थ था आपका प्रीफिक्स सिस्टम। ठीक है, यूनिट्स के अंदर मैंने जितना करवाया वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट होती हैं और इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट कन्वर्जन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। यूनिट्स में आपको इतना ही करना था। और थर्ड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आपने 5 लॉज किए हैं, आपने 5 लॉज किए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। सबसे फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड फिफ्थ लॉ ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, और आपने हर चीज अच्छे से समझ ली है। ये इन तीनों टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम अपकमिंग वीडियोस में करते रहेंगे उन क्वेश्चंस को, और आगे मैं मोल कंसेप्ट और आगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम मोल कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। एंड आई होप यह वीडियो आपको बहुत सी क्लियर रही और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और क्या कहते हैं, एक फैक्ट हम क्या कहते हैं जाने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू वन फैक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। वो फैक्ट ये है कि अगर हम कोई भी बीकर के अंदर वाटर लेते हैं, अगर हम बीकर के अंदर कोई भी वाटर लेते हैं, कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए आप, और आपने हैंड फुल ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, हैंड फुल ऑफ सॉल्ट अगर आपने इस बीकर के अंदर ऐड किया है, तो जो आपका वाटर लेवल होगा वो डाउन चला जाएगा, वाटर लेवल डिक्रीजेस। ये है आपका एक फैक्ट।
कि अगर आप वाटर के अंदर हैंडफुल ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो आपका वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, आपका जो रीजन है वो इसलिए होता है बिकॉज आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, वाटर था ना, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे और जो आपके डिसॉल्व्ड आयंस थे, किसके आयंस, सॉल्ट के आयंस, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व्ड आयन ने, डिसॉल्व्ड आयंस ना पूरे इसको वो कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस लेवल हो गया वाटर का वो डाउन हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक और रिलेटेड टू एनी टॉपिक। बाकी अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मोल कंसेप्ट की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।